नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज की बात शुरू करने से पहले जरा उस आवाज की कल्पना कीजिए जो बाजार की दीवारों से टकराकर लौटती है। एक चिंतित, बेचैन और कहीं कहीं कांपती हुई आवाज। बुधवार की सुबह यानी 3 दिसंबर 2025 की सुबह अभी पूरी तरह रोशन भी नहीं हुई थी कि करेंसी मार्केट में हलचल शुरू हो गई। स्क्रीनें हरी से लाल हो रही थीं और लाल से गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी ने बाजार की नसों में अचानक शिहरण भर दी हो। और फिर एक पल ऐसा आया जब भारतीय रुपया अपनी ही मर्यादा की सीमा रेखा को पार करता हुआ 90 के पार जा गिरा। ठीक उसी क्षण मानो लगा देश का आर्थिक दिल एक धड़कन छोड़ गया हो। देखिए, रुपए का गिरना सिर्फ एक ग्राफ नहीं बदलता, यह मनोबल हिला देता है, साख पर सवाल उठा देता है और सत्ता से लेकर सड़क तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये आहट किस तूफान की है। क्योंकि जब करेंसी इस तरह टूटती है तो यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की कमजोरी नहीं होती, यह उस अनकहे डर की दस्तक होती है जो व्यापारी के माथे पर पसीना और आम आदमी की जेब में बोझ बनकर उतरता है। आज की इस चर्चा में हम इसी गिरावट की परतें खोलेंगे। बुधवार की सुबह जब बाजार खुला तो उम्मीद थी कि शायद संभल जाएगा, लेकिन नहीं, यह गिरावट और तेज हो गई और अर्ली ट्रेड में ही रुपया 90.11 तक फिसल गया था। इसे आप फ्री फॉल कह सकते हैं। और पिछले 7 दिनों से, जी हां, 7 ट्रेडिंग सेशन से रुपया लगातार बिना ब्रेक के नीचे गिरे जा रहा है और गिरते गिरते यह अपने ऑल टाइम लॉ यानी कि अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर हम इस साल का हिसाब किताब करते हैं तो कैलेंडर ईयर में रुपया 5% से ज्यादा बार टूट चुका है, 5.33% की गिरावट के साथ। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन करेंसी की दुनिया में यह भूचाल जैसा है। एशिया की बाकी करेंसीज को देखिए, उन सब के मुकाबले भारतीय रुपया 2025 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बनकर उभरा है, यानी कि सबसे फिसडी साबित हुआ है। आप कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए रुपया गिर रहा है। हाँ, यह तर्क सही होता अगर रुपया सिर्फ डॉलर के सामने गिर रहा होता, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि रुपया सिर्फ डॉलर से हार नहीं मान रहा है, बल्कि यूरो के सामने भी सरेंडर कर चुका है, येन के सामने भी घुटने टेक चुका है और ब्रिटिश पाउंड के सामने तो काफी कमजोर पड़ चुका है। नवंबर के आखिरी हफ्ते के आंकड़े देखिए। 21 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में रुपया डॉलर के मुकाबले 88.64 से गिरकर 89.6 पर आया था। ठीक इसी दौरान यूरो के मुकाबले यह 102.32 से फिसलकर 103.63 पर पहुंच गया। जापानी येन, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनके सामने भी रुपया 0.5642 से गिरकर 0.5720 पर गया। इसका मतलब आप साफ है कि बीमारी सिर्फ डॉलर की मजबूती नहीं है, बल्कि कमजोरी हमारे रुपया के अंदर है, यानी कि यह हमारे घर की समस्या है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, यानी कि पैराडॉक्स है। वाणिज्य यानी कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं मैं। हमें इकोनॉमिक्स की किताबों में एक नियम पढ़ाया जाता था। अक्सर अगर देश की जीडीपी बढ़ रही हो, महंगाई कम हो, तो करेंसी मजबूत होती है। भारत का रिपोर्ट कार्ड देखिए, यह शानदार है। सितंबर तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% रही। यह उम्मीद से कहीं बेहतर है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसी ग्रोथ के लिए तरस रहे होते हैं। दूसरा पहलू देखिए, महंगाई। भारत में इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 1% से भी नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि घरेलू और कॉर्पोरेट लेवल पर लागत का दबाव कम हुआ है। तीसरा फैक्टर होता है कच्चा तेल। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और रुपया कमजोर होता है। लेकिन अभी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतें भी कम हुई हैं। इंपोर्ट बिल कम आ रहा है, यानी ऊपरी तौर पर सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इन आंकड़ों को तो करेंसी के लिए बूस्टर डोज होना चाहिए था। कायदे से रुपया को मजबूत होना चाहिए था, सीना तानकर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन हो सब इसके उलट रहा है। रुपया अस्पताल के बेड पर पड़ा है और लगातार दबाव झेल रहा है। यही वो पहेली है जो इस वक्त बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रहे हैं। अगर घर की नींव इतनी मजबूत है, दीवारें इतनी पक्की हैं, तो फिर छत क्यों टपक रही है? आखिर कौन सी दीमक है जो अंदर ही अंदर करेंसी को खोखला कर रही है?
क्यों एक मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप के बावजूद सेंटीमेंट इतना कमजोर हो रहा है। बाजार में यह बेचैनी किसी एक झटके की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि कल रात कुछ हुआ था और अचानक आज रुपया धड़ाम से गिर गया। ये कन्वर्जेशन ऑफ प्रेशर है, यानी कि कई तरह के दबाव एक साथ आ चुके हैं और इन दबावों ने धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट को कुतर दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर रुपये का गिरने का मतलब होता क्या है। जब हम कहते हैं ना कि रुपया गिर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी वीक हो रही है। मतलब पहले जहां एक डॉलर 70 से 75 रुपए में मिल जाया करता था, अब उसी एक डॉलर के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अब किसी विदेशी चीज को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। विदेशों से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मशीनरी हो गई, केमिकल, रॉ मटेरियल हो गया। और क्योंकि इनकी कीमत डॉलर में तय होती है, तो बिल अपने आप बढ़ जाता है। कंपनियों का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, तो ये सब जो प्रॉफिट होते हैं वो उनको कम कर देते हैं या फिर कीमतें बढ़ाकर अपना सारा बोझ ग्राहक यानी कि हम और आप पर डाल देती है। नतीजतन पेट्रोल डीजल से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ महंगा पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, विदेशों में पढ़ाई करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, छुट्टियां मनाना भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। यानी रुपया गिरना सिर्फ भारत के बाजारों के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि आप सभी के लिए, हमारे सभी परिवारों के लिए भी मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरूर जानना चाहिए। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो भारत का मजबूत जीडीपी और कम महंगाई पर भी बेअसर साबित हो रही है। क्या ये सिर्फ अमेरिका और भारत के बीच रुकी हुई ट्रेड डील का नतीजा है, या फिर विदेशी निवेशक यानी एसबीआई हमें छोड़कर जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, वो इस गिरावट को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुआ है? क्या यह उनकी कोई सोची समझी रणनीति है, या फिर यह उनकी मजबूरी है? एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब को समझते हैं। देखिए, बाजार को एक चीज नहीं पसंद है और उसका नाम है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता। बाजार खबरें हजम कर सकता है लेकिन सस्पेंस को नहीं, और रुपया ऐसे सस्पेंस थ्रिलर का शिकार हुआ है। कहानी का केंद्र है वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच का रिश्ता। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील फाइनल होने वाली है, कंटेंट इंश्योरेंस मिलने वाले थे, लेकिन हुआ क्या? तारीख पर तारीख मिलती गई, टाइमलाइन आगे बढ़ती गई और डील्स लटकती गई। बाजार ने इसे खतरे को घंटी माना, उसे लगा कि दाल में कुछ तो काला है, और यहीं से शुरू हुआ वह जिसे हम ट्रेड कॉल्ड वॉर कहते हैं। इस साल की शुरुआत में ही तस्वीर साफ हो गई थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद कर दिया था, और इस बार निशाने पर सिर्फ चीन नहीं था, भारत भी रडार पर था। अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ यानी कि टैक्स ठोक दिया था, और यह कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं था। कहीं 30% तो कहीं 40% तो कहीं सीधा 50% तक का टैक्स लगा दिया था। जरा इस आंकड़े की नजाकत को समझिए। अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ लगाया, वियतनाम पर 20%, जापान पर 15%, लेकिन भारत के लिए यह स्लैब रखा गया 50%, यानी हमारे सामान पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया। यह सीधा हमला था कि हमारी कमाई पर, और इसका असर तुरंत दिखा। अमेरिका भारत के लिए कोई मामूली ग्राहक तो है नहीं। अमेरिका जो सबसे बड़ी दुकान है वो अमेरिका ही है। हम अमेरिका से हर साल करीब 108 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, और हमारे कुल एक्सपोर्ट का 18% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। अब जरा सोचिए आप कि आपके सबसे बड़े ग्राहक के घर जाने वाले सामान भी 15% एक्स्ट्रा टैक्स लग जाए तो धंधा मंदा होगा या नहीं होगा? हुआ भी वही। हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी के ऋण कहे जाने वाले सेक्टर्स यानी कि इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब को अपनी चपेट में ले गया। यह इकलौता 50% का टैक्स। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 22% तक लुढ़क गया, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट 18% के नीचे आ गया, और इसका नतीजा अक्टूबर के हमारे 25 की बैलेंस शीट में दिखेगा। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 12% तक गिर गया था। यह पिछले 11 महीनों के सबसे खराब प्रदर्शन था। दूसरी तरफ जब हम बाहर के सामान मंगवा रहे थे, इसे इंपोर्ट बिल बढ़कर 76 बिलियन डॉलर पहुंच गया। इकोनॉमिक्स में इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी कि हम दुनिया का सामान कम बेच रहे थे और दुनिया से खरीद हम ज़्यादा रहे थे, और इसका सीधा मतलब होता है कि डॉलर देश से बाहर जा रहा था, लेकिन
वापस नहीं आ रहा था। और जब डॉलर की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है और इससे रुपए की कीमत अपने आप गिर जाती है। लेकिन रुकिए, मुसीबत सिर्फ बॉर्डर के उस पार से नहीं आ रही थी। कुछ अपने ही घर के अंदर से कुछ भी लोग धोखा दे रहे थे। वो विदेशी मेहमान जिन्होंने सालों तक भारतीय बाजार से मलाई खाई और अब अचानक उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा। सवाल ये कि वो क्यों भाग रहे थे और उनका 90 रुपए वाला डॉलर से क्या कनेक्शन था। दुनिया में दोस्तों में किस्मत होती है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी कि वो जो अच्छे वक्त में साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बिगड़ता है सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। इकोनॉमी की दुनिया में इनका नाम है SBI, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये तो विदेशी निवेशक होते हैं जिनका हम पैसा हमारे शेयर बाजार की रौनक को बढ़ाता है, हमारी कंपनियों में जान फूंकता है। 2014 से 2021 तक इनका हनीमून पीरियड चल रहा था, भारत से अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, तो इनका प्यार उमड़ उमड़ कर सामने आ रहा था। लेकिन 2025 तक आते आते इनका मूड बदल गया और यह बदलाव इतनी तेज था कि बाजार संभल ही नहीं पाया। आंकड़े डराने वाले हैं। सिर्फ साल 2025 में इन विदेशी दोस्तों ने भारत से करीब 17 बिलियन डॉलर निकाल लिए। कोविड के बाद पहली बार इसका बड़ा आउटफ्लो देखा गया। ये सवाल है कि आखिर ये भाग क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब की जड़ें उसी ट्रेड वॉर में है जिसकी बात मैंने पहले की थी। जब अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाया, यानी कि टैक्स बढ़ाया, तो इन इन्वेस्टर्स का माथा ठनक गया। उन्हें समझ में आ गया कि टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों, खासकर एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको मुनाफा कम होने वाला है। मुनाफा कम तो शेयर का दाम भी कम, इसलिए नुकसान होने से पहले ही इन्होंने एग्जिट का बटन दबा दिया। इसके अलावा दूसरी वजह है लालच। अमेरिका और यूरोप में इस समय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है। वहाँ की टेक कंपनीज और बॉन्ड्स में ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। पैसा वहीं जाता है जहाँ मुनाफा दिखता है। तो इन इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अपना पैसा भारत की इमर्जिंग मार्केट से निकाला जाए और वापस अमेरिका के डेवलप मार्केट में शिफ्ट कर दिया जाए। इनका गणित समझिए, जब विदेशी निवेशक भारत में पैसा निकालते हैं तो वो रुपये अपना सामान बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए क्या चाहिए? डॉलर। तो वे सब बाजार से रुपया बेचते हैं और डॉलर खरीद लेते हैं। इससे अचानक डॉलर की डिमांड आसमान छूने लगती है और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका भाव भी बढ़ने लगता है और नतीजा होता है रुपया कमज़ोर होना और डॉलर का मजबूत होना। आमतौर पर जब रुपया मुसीबत में होता है तो ये रक्षक याद आता है और वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, या कह सकते हैं खजाना है। जब भी डॉलर महंगा होता है तो RBI अपने खजाने से डॉलर बाजार में बेचती है और रुपया खरीद लेती है। इससे डिमांड और सप्लाई में बैलेंस होने लगता है और रुपया गिरना बंद हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी में कुछ ट्विस्ट था। RBI की अप्रोच काफ़ी सॉफ्ट है। बाजार में हाहाकार मचा है लेकिन RBI खामोश बैठी है। यह खामोशी कोई बेवजह नहीं है, यह एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब जरा इसके लिए भी डेटा देखिए। जून से अक्टूबर तक RBI ने रुपये को संभालने के लिए करीब 30 बिलियन डॉलर खर्च किए, लेकिन नवंबर के बाद जब गिरावट तेज हुई तो RBI धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने दखल देना बंद कर दिया और RBI ने तय किया कि वह किसी एक खास लेवल पर, जैसे कि 83, 84 या 90 को बचाने की जिद नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों? एक्सपर्ट्स का कहना है कि RBI जानबूझकर रुपये को कमजोर होने दे रहा है। क्यों? ताकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। जब रुपया कमज़ोर होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए हमारा सामान सस्ता हो जाता है। ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। चीन, वियतनाम और जापान जैसे देशों ने अपने करेंसी को गिराकर एक्सपोर्ट मार्केट पर ऐसे ही कब्जा किया है और शायद RBI भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। पर RBI की इस रणनीति की भी एक कीमत है। वह कीमत तेल कंपनियों और हम जैसे आम आदमियों को चुकानी पड़ेगी। ऑयल कंपनीज को तेल खरीदने के लिए डीलर्स चाहिए। महंगा डॉलर मतलब महंगा तेल, और महंगा तेल मतलब महंगी लॉजिस्टिक्स और महंगाई। इसके अलावा एक और इनविजिबल फैक्टर है और वो है टूरिज्म। 2025 में 30 मिलियन से ज़्यादा भारतीय विदेश घूमने गए। वहाँ उन्होंने करीब 30 से 35 और 35 से 40 बिलियन खर्च किए, जबकि भारत आने वाले टूरिस्ट कम थे। यानी कि डॉलर हमारे पास कम आया और गया ज़्यादा। यह भी एक तरह का घाटा होता है जिसने रुपए की कीमत को तोड़ दिया। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? क्या रुपया 100 का आंकड़ा छू लेगा या ये यहीं से वापस लेगा?
बाजार की नजरें टिकी हैं और आरबीआई गवर्नर के अगले अनाउंसमेंट पर क्या वो ब्याज दरें बदलेंगे या लिक्विडिटी पर कोई नया फैसला लेंगे। सच यह है कि रुपया की असली चाबी अब भारत से ज़्यादा अमेरिका के हाथों में है। अगर भारत और अमेरिका के बीच रुकी हुई ट्रेड डील पर कोई फैसला हो जाता है तो सेंटिमेंट सुधर सकते हैं। अगर अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें घटाता है तो डॉलर 2026 में कमजोर हो सकता है, जिससे रुपया को थोड़ी सी सांस मिलेगी। फिलहाल तो तस्वीर धुंधली है, वेट एंड वॉच का खेल चल रहा है। तो जनाब, रुपए की ये गिरावट सिर्फ बाजार की चाल नहीं है, ये एक संकेत है उन सवालों का जिन्हें हम जितना टालते हैं वे उतनी ही तेजी से वापस लौट आते हैं। सरकार कहेगी अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़े हुए हैं, बाजार बोलेगा ये चक्र का उतार है, और विशेषज्ञ अपनी अपनी थ्योरी लेकर टीवी स्टूडियो में सज जाएंगे। लेकिन असल सवाल वहीं खड़ा रहेगा, क्या हमारी अर्थव्यवस्था वैसी ही मजबूत है जैसा हम अपनी भाषणों और पोस्टरों में बताते हैं, या फिर भीतर कहीं कोई महान सी दरार है जो ऐसी झटकों के साथ और चौड़ी हो जाती है। बाजार की भाषा में अक्सर एक शब्द होता है, सेंटिमेंट। तो जनाब, रुपए की यह गिरावट सिर्फ बाजार की चाल नहीं है, यह एक संकेत है उन सवालों का जिन्हें हम जितना टालते हैं वे उतनी ही तेजी से वापस लौट आते हैं। सरकार कहेगी अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़े हुए हैं, बाजार बोलेगा ये चक्र का उतार है, और विशेषज्ञ अपनी अपनी थ्योरी लेकर टीवी स्टूडियो में सज जाएंगे। लेकिन असल सवाल वहीं खड़ा रहेगा, क्या हमारी अर्थव्यवस्था वैसी ही मजबूत है जैसा हम अपने भाषणों और पोस्टरों में बताते हैं, या फिर भीतर ही भीतर कोई महीन सी दरार है जो ऐसे झटकों के साथ और चौड़ी हो जाती है। बाजार की भाषा में अक्सर एक शब्द होता है, सेंटिमेंट, और जब सेंटिमेंट ये बता रहा है कि हलचल सिर्फ ग्राफ में नहीं भरोसे में भी है, और इसलिए इसे पूरे घटनाक्रम को सिर्फ आंकड़ों की कहानी मत समझिए। यह उस भरोसे की कसौटी है जिस पर एक देश की अर्थव्यवस्था, एक नागरिक का आत्मविश्वास और एक सरकार की नीति तीन चीजें एक साथ रखी हैं। हम देखेंगे उपाय क्या निकलता है, हम सुनेंगे जिम्मेदारी कौन लेता है। लेकिन इन सब के बीच आपकी और हमारी जो जेब है में रखा नोट है वो भी दब रहा है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।